रियांश और केविन कपूर मेंशन आ जाते हैं और दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं परिधि जो अपने रूम में बैठी थी, जब उसे एक मेड से पता चलता है कि रियांश घर आ चुका है तो वो अपने मन में बोली, मतलब वो राक्षस वापस आ गया, अब मैं क्या करूं? क्या उसके पास जाकर उससे परी के एडमिशन के बारे में बात करूं या फिर रहने दूं? लेकिन बात परी के फ्यूचर की है, उसके आने वाले कल की है। मैं सिर्फ उस राक्षस की वजह से उस छोटी सी बच्ची के आने वाले फ्यूचर के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकती, मुझे उससे बात करनी ही होगी, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। परिधि ने एक लंबी गहरी सांस ली और अपने रूम से बाहर निकल गई। रियांश फ्रेश होकर लिविंग रूम में आया और सोफे पर जाकर बैठ गया, जहां परी अपने टेडी बियर से खेल रही थी। रियांश के वहां आते ही परी ने मुंह फुलाकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर दिया। ये देख रियांश कंफ्यूज हो गया कि उसकी लिटिल प्रिंसेस उससे इतनी नाराज क्यों है, जो उसे देखते ही अपना चेहरा दूसरी ओर कर दिया। रियांश ने परी की ओर देखा और जैसे ही वो उसे छूने वाला था कि परी मुंह फुलाए ही सोफे से उठकर जाने लगी। लेकिन भला रियांश अपनी प्रिंसेस की नाराजगी के पीछे की वजह जाने बिना उसे कैसे वहां से जाने दे सकता था? रियांश अपनी जगह से खड़ा हुआ और जाती हुई परी को अपनी गोद में उठाकर वापस सोफे पर बैठ गया और प्यार से उसके गाल पर अपना एक हाथ रखकर थोड़ा परेशान होते हुए बोला, क्या हुआ बच्चा? आप मुझे यूं इग्नोर क्यों कर रहे हो? क्या आप मुझे गुस्सा हो? उद्धरण चिन्ह। रियांश का सवाल सुन परी की आंखें हल्की नम हो गईं और वो उसकी ओर मासूमियत से देखते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। तो रियांश ने फिर सवाल पूछा, लेकिन मैंने किया क्या है जो आप मुझे गुस्सा हो गए हो? उद्धरण चिन्ह। परी ने एक फोटो फ्रेम की ओर इशारा किया जो कि सीट टेबल पर रखी थी और वो फोटो किसी और की नहीं बल्कि रियांश की ही थी। रियांश ने जब उस फ्रेम को एक नजर देखा, फिर उसे अपने दूसरे हाथ से उठाकर परी को थमा दिया। रियांश को समझ नहीं आ रहा था कि परी उसे क्या बताना चाह रही थी, इसीलिए वो अभी भी कंफ्यूज चेहरे से उसे ही देखे जा रहा था। परी ने रियांश के फोटो फ्रेम के बैकग्राउंड की तरफ इशारा किया जो कि रियांश के ऑफिस के केबिन का था। परी रियांश को बता ही रही थी कि उसकी नजर सीढ़ियों से नीचे उतर रही परिधि पर पड़ी और उसने वापस अपनी नजरें अपने पापा की ओर करके पहले रियांश की फोटो फ्रेम के बैकग्राउंड की और फिर अपनी और परिधि की और अपनी फिंगर पॉइंट करते हुए इशारा किया। फिर अपने दोनों हाथों को बांध कर फिर से अपना मुंह फुला लिया। वो ऐसे और भी ज्यादा क्यूट लग रही थी। रियांश को परी के इशारों को समझते देर नहीं लगी और उसे उसके गुस्से होने का रीजन समझ आ गया। दरअसल वो उससे इसीलिए गुस्सा थी क्योंकि आज रियांश उसे और परिधि को अपने साथ ऑफिस नहीं ले गया था। लेकिन रियांश फिर भी इस बात को कंफर्म करने के लिए परी का चेहरा अपनी तरफ कर प्यार से बोला, तो आप इसलिए गुस्सा हो मुझसे बिकॉज मैं आपको और आपकी एंजल को अपने साथ ऑफिस नहीं ले गया, है ना? उद्धरण चिन्ह। परी ने मासूमियत से अपनी गर्दन जोर जोर से हाँ में हिलाई, जिसे देख रियांश के चेहरे पर स्माइल आ गई। तब तक परिधि भी उन दोनों के पास आ गई थी। वो जस्ट रियांश के सोफे के पास ही खड़ी थी जहां वो बैठा था। रियांश परी को प्यार से समझाते हुए बोला, वो एक्चुअली बच्चा मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम की वजह से पहले कहीं और जाना था, उसके बाद ऑफिस, बस इसी वजह से मैं आपको अपने साथ आज ऑफिस नहीं लेकर गया। सो आई होप कि आप अपने पापा की सिचुएशन को समझोगे। परी अपने पापा की बात सुनकर एक बड़ी स्माइल करती है और उनके गले लग जाती हैं। और रियांश भी खुशी खुशी उसे गले लगा लेता है। परी सिर्फ कहने के लिए छोटी थी लेकिन उसे समझ सब आता था और ये बात भी उसे बहुत अच्छे से पता थी कि उसके पापा बिना किसी रीजन के कुछ नहीं करते। अगर सच में कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं होता तो उसके पापा उसे अपने साथ लिए बिना नहीं जाते। परी अपने पापा की सिचुएशन समझते हुए अपना सारा गुस्सा भूल जाती है। वहीं उनके पास खड़ी परिधि उनका आपस में इतना प्यार देखकर उसके चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। रियांश परी को गले लगाए हुए ही था कि उसकी नजर अपने बाजू में खड़ी परिधि पर गई। उसने उसे इशारों में ही पूछा, क्या हुआ, तुम्हें कुछ काम था क्या? उद्धरण चिन्ह। परिधि उसका इशारा समझ गई और थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। उद्धरण चिन्ह। रियांश ने मैरी आंटी को बुलाया और परी को उनके साथ गार्डन में भेज दिया और परिधि के सामने खड़ा होकर अपने वही एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, बोलो क्या बात करनी थी? उद्धरण चिन्ह। रियांश का सवाल परिधि को किसी धमकी की तरह सुनाई दे रहा था। उसके इस तरह पूछने कहा वजह से परिधि डर गई और डर के मारे थोड़ा पीछे हो गई, लेकिन गलती से उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिरने ही वाली थी कि रियांश ने तुरंत आगे बढ़कर उसकी कमर को अपने एक हाथ से थाम लिया।
परिधि ने तो डर के नाते अपनी आंखें ही बंद कर दी थी, लेकिन जब उसे लगा कि वो भी के नहीं गिरी तो हैरान होते हुए उसने सपाए आंखें एक झटके के खोल दी और आंखें खुलते ही उसे अपने ठीक सामने रियांश का चेहरा नजर आया। उन दोनों के चेहरे एक दूसरे के इतने पास थे कि उन्हें एक दूसरे की सांसें तक अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। वो दोनों बस एक दूसरे की आंखों में ही कहीं खो गए थे। तभी उसी वक्त रूही घर के अंदर आए और खुशी के मारे जोर से चिल्लाते हुए बोली, भाई आई एम बैक होम। इससे पहले कि रूही अपनी बात पूरी भी कर पाती वो अपने सामने का नजारा देख शॉक्ड हो जाती है। उसकी आगे की बात तो मानो उसके गले में ही अटक जाती है और वो अपना मुंह खोले आंखें फाड़े बस एक टक अपने भाई और उसकी बाहों में झूल रही परिधि को ही देखे जा रही थी। रियांश का सवाल परिधि को किसी धमकी की तरह सुनाई दे रहा था। उसके इस तरह पूछने की वजह से परिधि डर गई और डर के मारे थोड़ा पीछे हो गई, लेकिन गलती से उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिरने ही वाली थी कि रियांश ने तुरंत आगे बढ़कर उसकी कमर को अपने एक हाथ से थाम लिया। परिधि ने तो डर के मारे अपनी आंखें ही बंद कर दी थी, लेकिन जब उसे लगा कि वो नीचे नहीं गिरी तो हैरान होते हुए उसने अपनी आंखें एक झटके के खोल दी और आंखें खुलते ही उसे अपने ठीक सामने रियांश का चेहरा नजर आया। उन दोनों के चेहरे एक दूसरे के इतने पास थे कि उन्हें एक दूसरे की सांसें तक अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। वो दोनों बस एक दूसरे की आंखों में ही कहीं खो गए थे। तभी उसी वक्त रूही घर के अंदर आए और खुशी के मारे जोर से चिल्लाते हुए बोली, भाई आई एम बैक होम। इससे पहले कि रूही अपनी बात पूरी भी कर पाती वो अपने सामने का नजारा देख शॉक्ड हो जाती है। उसकी आगे की बात तो मानो उसके गले में ही अटक गई थी और वो अपना मुंह खोले आंखें फाड़े बस एक टक अपने भाई और उसकी बाहों में झूल रही परिधि को ही देखे जा रही थी। जहां परिधि और रियांश एक दूसरे की आंखों में ही कहीं खोए हुए थे कि तभी रूही की आवाज सुनते ही रियांश ने उस और देखा जहां उससे थोड़ी ही दूरी पर उसकी छोटी बहन रूही किसी स्टैच्यू की तरह उसे खड़ी हुई दिखी। रियांश रूही को ऐसे देख थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है और गलती से अपना हाथ परिधि की कमर से हटा लेता, जिस वजह से परिधि अपने आप को संभाल नहीं पाती और सीधा फर्श पर बिछे कारपेट पर गिरी जाती है। परिधि की हल्की सी आह निकल जाती है जिसे सिर्फ उसके बाजू में खड़ा रियांश ही सुन पाता है, और जब उसका ध्यान परिधि पर जाता है जो उसे है गुस्से से घुरे जा रही थी, तब जाकर उसे रियलाइज होता है कि उसने अभी अभी क्या किया। वो गिल्टी महसूस करते हुए तुरंत परिधि की ओर अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। उतने में ही केविन फ्रेश होकर सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए लिविंग रूम में आता है, लेकिन उसकी नजरें सबसे पहले रूही पर चली जाती है जो अपनी जगह पर शॉक्ड होकर किसी मूर्ति की तरह खड़ी थी। उसे इस तरह देख केविन कंफ्यूज होकर उसकी नजरों का पूछा करते हुए उस और देखता है जहां परिधि अभी तक फर्श पर गिरी हुई थी। वो रियांश के हाथ को साइड कर खुद खड़ी हो जाती है और गुस्से से रियांश पर भड़कते हुए बोली, ये क्या हरकत थी? भला ऐसे कौन किसी को नीचे गिराता है? उद्धरण चिन्ह, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, वो गलती से हो गया, रियांश ने अपनी बात समझाते हुए कहा। लेकिन परिधि भला कहाँ अपने गुस्से से के चलते कुछ भी समझने वाली थी। वो तो उल्टा उसी को ब्लेम करते हुए बोली, मुझे अच्छे से पता है कि आपने ये सब जानबूझकर ही किया है ताकि नीचे गिरने की वजह से मेरी कमर टूट जाए। उद्धरण चिन्ह, रियांश उसकी बात सुन उसे घूरते हुए चिढ़कर बोला, तुमने क्या मुझे अपनी तरह बेवकूफ समझ रखा है जो मैं ऐसी बचकानी हरकतें करता फिरूंगा? उद्धरण चिन्ह, क्या मैं आपको बेवकूफ नजर आती हूँ? उद्धरण चिन्ह, परिधि ने चौंकते हुए रियांश से पूछा और उसे बुरी तरह घूरने लगी। इसमें पूछने वाली क्या बात है? ये तो कोई छोटा सा बच्चा भी बता सकता है कि तुम कितनी बड़ी मूर्ख हो। और मुझे अपनी ये बड़ी बड़ी आंखों से घूरना बंद करो वरना मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तुम्हारी आंखें बाहर जरूर आ जाएगी। ऐसे ही दोनों में बहस शुरू हो गई और परिधि के साथ बहस करने के चक्कर में रियांश रूही को तो भूल ही गया। वहीं केविन भी उन दोनों को ऐसे देख कुछ सेकंड के लिए तो वो खुद भी हैरान रह गया, और होता भी क्यों नहीं द रियांश कपूर अपने नेचर से उलट किसी लड़की के साथ बहस जो कर रहा था, लेकिन उसने जल्दी अपने आप को संभाल लिया और उन्हें छोड़ रूही के पास चला गया। केविन को अब समझ आया कि क्यों रूही इस तरह मूर्ति की तरह खड़ी थी। केविन ने रूही की बाजू को थोड़ा हिलाते हुए उसका नाम लिया, रूह रूह, आर यू लिसनिंग टू मी? केविन के इस तरह रूही को हिलाने से वो अपने सेंस में वापस आई, लेकिन उसने केविन कोई जवाब नहीं दिया और बेख्याली में खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोली, लगता है आजकल मेरा दिमाग और मेरी आंखें दोनों ही सही से काम नहीं कर रहे, इसलिए मैं दिन भी अब खुली आंखों से सपने देखने लगी हूँ। पहले केविन और अब भाई जिन्हें मैं किसी लड़की के साथ अपनी बाहों में पकड़े हुए देख रही हूँ। सच मुझे लग रहा है कि मेरा दिमाग खराब हो चुका है, जिस वजह से मैं आजकल कुछ ज्यादा ही इमेजिनेशन करने लगी हूँ।
रूही ऐसे ही अपने आप से बड़बड़ाए जा रही थी। केविन उसे ऐसे अपने आप से ही बड़बड़ाते देख उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने तो बस कुछ शब्द ही सुने थे जो अभी अभी रूही ने कहे, लेकिन उसकी आवाज इतनी कम थी कि केविन को कुछ समझ नहीं आया कि रूही क्या बोल रही थी। केविन फिर से रूही को बुलाता है, लेकिन रूही थी कि उसे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही थी, वो तो अपने में ही जैसे कहीं हम थी। तो केविन को ये देख गुस्सा आ जाता है और वो अपनी आंखें छोटी करके उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। केविन की इस हरकत से अचानक रूही अपनी ख्याली दुनिया से बाहर आई, लेकिन अपने भाई के बजाय केविन को अपने सामने देख उसकी भौहें तंग गई और वो चिढ़कर केविन को देखते हुए बोली, हटो सामने से। ओह, तो फाइनली मैडम अपने शौक से बाहर आ ही गई। उद्धरण चिन्ह। रूही केविन का ताना सुन उसकी तरफ घूर कर देखती है, लेकिन कहती कुछ नहीं है और अपने लेफ्ट हैंड से उसे साइड कर फिर से अपना पूरा फोकस अपने भाई और उसके साथ खड़ी उस लड़की पर कर देती है। लेकिन ये क्या, उसका भाई बहस कर रहा है और वो भी किसी लड़की के साथ। ये देख तो मानो रूही को ऑलमोस्ट चक्कर ही आ गए थे, लेकिन केविन ने समय रहते उसे संभाल लिया। आर यू फाइन? केविन ने थोड़ा परेशान होकर रूही से पूछा, जिस पर रूही सामने की ओर हैरानी से देखते हुए ही केविन से बोली, मुझे पिंच करो तो। व्हाट? केविन ने थोड़ा चौंकते हुए कहा और फिर चिढ़ते हुए बोला, लगता है तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो गया है, इसीलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। मेरी मानो तो जाकर किसी साइकेट्रिस्ट से एक बार अपने दिमाग का चेकअप करवा लो। उद्धरण चिन्ह। रूही भी उसकी ओर देखते हुए चिढ़कर कर बोली, मैंने तुम्हें बकवास करने के किए नहीं कहा था, जो तुम यहाँ मुझे फ्री का ज्ञान झाड़ रहे हो। छोड़ो, तुमसे कुछ भी कहना बेकार ही है। बोलते हुए उसने अपने एक हाथ से अपने दूसरे हाथ को पिंच किया। आउच! उसके मुंह से हल्की सी आवाज निकल गई, जिस पर रूही दर्द से नहीं बल्कि खुश होते हुए अपने आप से फिर से बड़बड़ाते हुए बोली, मतलब ये कोई ड्रीम नहीं है, बल्कि हम सबका ड्रीम सच हो चुका है। ये, रूही ने खुशी के मारे लगभग उछलते हुए कहा। जहां अब तक केविन और वो बहुत धीरे से बात कर रहे थे, वहीं रूही ने खुशी के मारे कुछ ज्यादा ही जोर से चिल्ला दिया, जिसे रियांश और परिधि भी सुन लेते हैं। और तब जाकर उन दोनों का ध्यान उसकी ओर जाता है, जो कब से एक दूसरे के साथ बहस करने में इतने बिजी हो गए थे कि उन्होंने रूही पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। रूही खुश होकर रियांश के तरफ आते हुए बोली, वाह भाई, आपने किसी लड़की को पटा लिया। आई एम श्योर जब मोम डैड और दादू को इस बारे में पता चलेगा तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। रूह, तू ये कैसी लैंग्वेज का यूज कर रही है? उद्धरण चिन्ह। रियांश ने अपनी नाराजगी जताते हुए थोड़ा गुस्से में कहा, जिस पर रूही बेफिक्री से बोली, अरे लैंग्वेज को गोली मारो। बोलते हुए उसने रियांश को साइड कर दिया और एक बड़ी सी स्माइल करते हुए सीधा परिधि के गले लग गई। ये देख सिर्फ परिधि ही नहीं बल्कि रियांश और केविन भी हैरान थे। उन्हें भी समझ नहीं आया कि रूही कर क्या रही है। रूही परिधि से अलग होकर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोली, हाय, आई एम रूही कपूर, रियांश भाई की छोटी बहन। रूही ने स्माइल करते हुए अपना एक हाथ आगे बढ़ाया, जिस पर परिधि ने भी स्माइल करते हुए उससे हाथ मिलाते हुए कहा, हेलो, मेरा नाम परिधि है। ओ परिधि, नाइस टू मीट यू। वो दोनों अपनी बातों में लग गई, जिसे देख रियांश चिढ़ गया और रूही को देखते हुए बोला, तूने आते ही अपनी एक नई दोस्त बना ली, और मेरा क्या? एक बार भी तू मुझसे गले तक नहीं मिली और ना ही मुझसे ढंग से बात की। रियांश की आवाज में नाराजगी और थोड़ा बहुत गुस्सा भी झलक रहा था। ओहो भाई, इसमें इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? और वैसे भी आपकी वो हमेशा वाली बिना कोई एक्सप्रेशन की सड़ी हुई शक्ल देखने से तो अच्छा है कि मैं परिधि से ही थोड़ी देर बात कर लूं। ओके, तो मैं उसे लेकर जा रही हूं और साथ ही अपनी लिटिल प्रिंसेस से भी मिल लूंगी। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर रूही परिधि का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ उसके कमरे में ले गई। वहीं अपनी बेइज्जती अपनी ही बहन के मुंह से सुनने के तो रियांश बाद हैरानी से उसे देखता ही रह गया और वो अपनी आंखें छोटी करके उन दोनों को पीछे से ही अपनी खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा। वहीं केविन रियांश की ऐसी हालत पर अपने मुंह पर हाथ रख अपनी हंसी को रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी रियांश ने उसकी ओर गुस्से से घूर कर देखा तो केविन थोड़ा खांसते हुए, मैं अभी आया, बोलकर वहां से 9-2-11 हो गया। अब वहां सिर्फ रियांश ही बचा था, तो वो भी गुस्से में अपने कमरे में चला गया। रात के 8 बजे डाइनिंग टेबल पर एक एक करके सब सा गए और उतने में कृष भी वहां आ गया और रूही को देखते ही उसके चेहरे पर एक बड़ी दी स्माइल आ गई और वो उसके पास जाकर उसे गले लगाते हुए बोला, कैसी है मेरी शेरनी? उद्धरण चिन्ह डॉट। अरे भला मुझे क्या होना है? बल्कि बहुत कुछ तो उन लोगों के साथ होता है जो मुझसे पंगा लेता है। रूही ने हंसते हुए कृष को जवाब दिया।
जिस पर क्रिश भी मुस्कुराते हुए उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, हाँ ये बात तूने बिल्कुल सही कही। वैसे तू बता तू कैसा है और तेरी फिल्म्स की शूटिंग कैसी चल रही है? रूही ने पूछा। जिस पर क्रिश जवाब देते हुए बोला, मैं भी ठीक हूँ और मेरी फिल्म की शूटिंग भी बहुत अच्छे से चल रही है। इन शॉर्ट मेरी लाइफ में फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है। उद्धरण चिन्ह। दोनों ऐसे ही बातें करते हुए बाकी सबके साथ खाना खाने बैठ जाते हैं। खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। केविन और क्रिश भी आज कपूर मैंशन में ही रुक गए थे। लगभग रात के 1 बजे किसी ने धीरे से केविन का रूम खोला और अंदर आकर उसे लॉक लगा दिया और धीरे धीरे केविन के पास जाकर खड़ा हो गया और उसे गुस्से से घूरने लगा। लगभग रात के 1 बजे किसी ने धीरे से केविन का रूम खोला और अंदर आकर उसे लॉक लगा दिया और धीरे धीरे केविन के पास जाकर खड़ा हो गया और उसे गुस्से से उसे घूरने लगा। फिर अपनी जीन्स में से एक नाइफ निकालकर वो जैसे ही केविन पर अटैक करने वाला था कि गलती से उसका दूसरा हाथ साइड टेबल के लैंप पर जा गला, जिसकी आवाज से केविन की नींद तुरंत खुल गई और उसने अपने सर के ऊपर किसी शख्स को देखा। वो शख्स थोड़ा सा हड़बड़ाया लेकिन तुरंत अपने आप को संभाल कर उसने फिर से केविन पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन तब तक तो केविन नींद से जाग चुका था जिसके बारे उस शख्स को नहीं पता था और उस पर अटैक कर देता है। लेकिन केविन तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे सीधे अपनी तरफ खींचकर उसे बेड पर लगभग पटकते हुए दूसरी साइड लेटाकर सीधे उसके ऊपर आ जाता है और उसके नाइफ वाले हाथ को कसकर पकड़ लेता है। ये सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि वो शख्स तो कुछ समझ ही नहीं पाया। वहीं केविन को उस शख्स को लेकर कुछ अजीब सा लगता है। उसके हाथ इतने सॉफ्ट, उसका बॉडी वेट तो जैसे ना के बराबर था केविन के लिए और उसकी वो परफ्यूम की खुशबू उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो इस खुशबू को पहचानता हो। लेकिन वो उस शख्स का चेहरा देख नहीं सकता था बिकॉज कमरे में पूरे तरीके से अंधेरा जो छाया हुआ था। केविन उसका चेहरा देखने के लिए तुरंत दूसरे टेबल के ऊपर से एक रिमोट को उठाया और उसका बटन प्रेस कर दिया जिससे कमरे में लाइट्स ऑन हो गई। और केविन ने जैसे ही अपना चेहरा अपने नीचे दबे शख्स की तरफ किया तो उस शख्स को देख तो वो शॉक्ड ही रह गया और वो चौंकते होते हुए बोला, तुम? केविन के शॉक्ड होने का फायदा उस शख्स ने उठाया और उसे साइड में धक्का देकर वो शख्स खुद केविन के ऊपर आकर बैठ गया। उसके इस कदर करते ही उसके काले घने लंबे बाल केविन के चेहरे पर आ गए, जिसकी खुशबू से ही केविन जैसे मदहोश होकर अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन तुरंत ही उसके चेहरे से वो बाल हट गए। तब जाकर वो अपने सेंस में वापस आया और आंखें खोलकर उस शख्स को घूर कर देखते हुए बोला, रूह, तुम इतनी रात को मेरे कमरे में क्या कर रही हो? और ऊपर से तुम मुझ पर अटैक करने वाली थी, क्यों? उद्धरण चिन्ह। रूही ने भी उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, अटैक? हाँ, अटैक क्या? मेरा तो दिल कर रहा है कि तुम्हारी गर्दन ही किसी तलवार से उड़ा दूं। उद्धरण चिन्ह। केविन चौंकते हुए बोला, क्या दिमाग विमाग फिर गया है क्या तुम्हारा? या फिर आजकल तुम्हें पागलपन के दोहरे पड़ने शुरू हो गए हैं? उद्धरण चिन्ह। मेरा कोई दिमाग विमाग नहीं फिरा है, मुझे बस तुम पर बहुत बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। उद्धरण चिन्ह। मैंने कौन सी तुम्हारी कोई जायदाद हाथियाली है जो तुम्हें मुझ पर इतना गुस्सा आ रहा है? केविन ने उसे टोंट मारते हुए कहा, जिस पर रूही ने पहले अपने फोरहेड पर अपनी उंगलियां फिराई जैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो। फिर थोड़ा शांत होकर लेकिन एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोली, तुमने अभी तक मुझे परिधि और भाई के बारे में कुछ क्यों नहीं बताया? और वो क्रिश आधी अधूरी बात कहकर अपने कमरे में घुस गया। रूही ने बोलते हुए गुस्से से केविन का कॉलर पकड़ा और थोड़ा उसकी तरफ झुककर बोली, अब तुम मुझे बताओगे कि यहाँ क्या क्या हुआ था? परिधि कौन है और वो यहाँ कैसे और कब आई? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? रूही ने तो सीधा केविन को वार्निंग ही दे डाली, लेकिन इससे केविन को ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन वो ये भी बहुत अच्छे से जानता था कि जब तक वो रूही को सच नहीं बताएगा तब तक ये आफत उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। और ऊपर से वो रियांश की बहन भी तो थी, तो उसका सच जानना उसका हक था जिसे भला वो कैसे छीन सकता था। इसीलिए केविन उसे सच बताने का डिसाइड करता है। ठीक है, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन पहले तो तुम मुझ पर से उठो। सिर्फ दिखने में ही तुम सुखी लकड़ी दिखती हो, वरना तो। केविन ने अपना सेंटेंस अधूरा छोड़ दिया, जिस पर रूही उसे घूर कर देखते हुए बोली, वरना क्या? हा, तुम बोलते बोलते अचानक रुक क्यों गए? उद्धरण चिन्ह। केविन ने उसके सवाल का जवाब देने के बजाय उसे ही वार्न करते हुए बोला, अगर तुम अभी के अभी मेरे ऊपर से नहीं उठी तो मैं तुम्हें खिड़की से बाहर फेंक दूं, फिर सीधे ऊपर वाले से ही अपने सवालों के जवाब मांगती फिरना। केविन की बातें कम ताना सुन रूही मुंह बनाते हुए उसके उस पर से उठकर बेड पर बैठ जाती हैं।
केविन भी उठकर उसके पास ही बैठ जाता है और थोड़ी देर चुप रहने के बाद एक गहरी सांस लेकर उसे सब कुछ शुरू से बताना स्टार्ट करता है। तो वहीं रूही भी ध्यान से उसकी बातें सुनने लगती है। वहीं परिधि के कमरे में रियांश धीरे से रूम का डोर ओपन करता है और अंदर आकर डोर लॉक कर देता है। और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे सबसे पहले परिधि का मासूम चेहरा ही दिखता है, जो सोते वक्त तो और ज्यादा क्यूट लग रही थी। रियांश धीरे कदमों से उसके पास जाता है और इतने सुकून से गहरी नींद में सोते हुए देखकर उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। वो उसी तरह धीरे से परिधि के सिरहाने बैठ जाता है और प्यार से उसे देखते हुए उसके बालों की लटें जो उसके चेहरे पर आ रही थी उसे अपने हाथों से उसके कान के पीछे करता है। लेकिन तभी परिधि उसकी तरफ पलटती है और अपने हाथ को रियांश के हाथ पर रख देती है। उसकी इस हरकत पर रियांश के चेहरे पर फिर से एक स्माइल आ जाती है, लेकिन अगले ही पल उसकी वो स्माइल गायब हो जाती है, क्योंकि जब रियांश परिधि का हाथ हटाने जाता है तभी उसकी नजर परिधि के हाथ पर पहने उस ब्रेसलेट पर जाती है, जिस पर उसने आज तक ध्यान ही नहीं दिया था, जिसके बीच वाले स्टार का कलर रेड था, जिसे देव गुरु ने परिधि को दिया था, जिसमें 5 स्टार्स लटक रहे थे और जिसके बीच वाला स्टार और कोई नहीं बल्कि रहस्य तारा था। ये ब्रेसलेट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसे कहीं देखा है। रियांश ने परेशान होकर परिधि के हाथ में पहने ब्रेसलेट को देखते हुए अपने आप से ही बड़बड़ाते हुए कहा। वो एक टक उस ब्रेसलेट को देखे जा रहा था और याद करने की कोशिश कर रहा था कि उसने इसे कहाँ देखा है, लेकिन अपने दिमाग पर इतना जोर देने के बावजूद भी उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। रियांश ने धीरे से अपने हाथ आगे बढ़ाए उस ब्रेसलेट को छूने के लिए, और जैसे ही उसने उस ब्रेसलेट के स्टॉस को छुआ तो उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो गई और उसे दूर दूर तक कोहरा छाया हुआ नजर आने लगा। और उसी कोहरे को चीरते हुए उसे एक लड़की का चेहरा धुंधला सा दिखाई देने लगा। वो लड़की खिलखिलाते हुए हंस रही थी और अपना हाथ आगे बढ़ाकर किसी को अपने पास आने का इशारा कर रही थी। आओ पकड़ो मुझे, बोलते हुए वो हंसने लगी और फिर से उस कोहरे को चीरते हुए आगे की ओर भागने लगी। तभी एक लड़का भी हंसते हुए उसके पीछे पीछे भागते हुए आया और वो लड़की उससे बचकर और आगे भाग पाती उससे पहले ही उस लड़के ने उस लड़की को पीछे से ही अपनी बाहों में कैद कर लिया, जिसे देख उस लड़की का मुंह बन गया और वो लड़का उसका ऐसा चेहरा देख हंस पड़ा और धीरे से उस लड़की के बालों को आगे की तरफ करके उसके कंधे को प्यार से अपने होंठों से चूमते हुए उसके कान के पास जाकर धीरे से पर अपनी जुनून भरी आवाज में बोला, चाहे तुम कहीं भी चली जाओ, तुम्हें लौट कर तो मेरे पास ही आना है, क्योंकि मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी, और तुम्हें मुझसे दूर जाने की इजाजत नहीं है। तुम्हें हमेशा मेरे पास मेरे साथ रहना है, सिर्फ और सिर्फ मेरा बनकर, बिकॉज़ यू आर ओनली माई। कहते हुए उस लड़के ने उस लड़की को अपनी तरफ घुमाया और उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर उसे शिद्दत से चूमने लगा। वो भी अपने आप को रोक ना पाए और उसका साथ देने लगी। थोड़ी देर ऐसे ही एक दूसरे को चूमने के बाद वो उसे रूस कर देता है, लेकिन तभी और घना कोहरा छा जाता है और उस लड़के के हाथ से उस लड़की का हाथ छूट जाता है और वो लड़की उसकी आंखों के सामने से ही अचानक गायब हो जाती है। रियांश ये देखते ही झट से अपनी आंखें खोल देता है और अपना हाथ पीछे ले लेता है। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी, कमरे में एयर ऑन था, उसके बावजूद भी रियांश के चेहरे पर हल्के हल्के पसीने की बूंदें दिखाई दे रही थी। उसका दिल मानो 100 की रफ्तार से भाग रहा था। उसने परिधि को हैरानी और कंफ्यूजन के मिले जुले एक्सप्रेशन से देखा, फिर उसकी नजरें फिर से उसके ब्रेसलेट पर गई और कुछ सेकंड उसे ऐसे ही हैरानी से देखने के बाद वो वहां से खड़ा हुआ और सीधा बालकनी में चला गया। रियांश शर्टलेस था, बाहर की ठंडी ठंडी हवाएं उसे छूते हुए जा रही थी, जिससे वो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ था, लेकिन उसकी सांसें अब भी बेकाबू थी, उसका दिल अब भी जोरों से धड़क रहा था। उसे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसने अभी अभी क्या देखा। वो फिर से वो सारी चीजें याद करने लगा जो अभी अभी उसके साथ हुई। उसने ना तो उनका लोगों का चेहरा ठीक से देखा था और ना ही उनकी बातें उसे ठीक से सुनाई दी थी। उसने जो कुछ भी देखा वो सब धुंधला धुंधला सा उसे दिखाई दे रहा था, इसलिए वो सब फिर से याद करने लगा, लेकिन उसे कुछ भी ठीक से याद नहीं आ रहा था। रियांश ने फ्रस्ट्रेशन में अपने बालों को जोर से पकड़ लेता है। कुछ देर ऐसे ही बालकनी में इधर उधर चक्कर लगाने के बाद वो थोड़ा शांत हो गया और अपने आप से ही बड़बड़ाते हुए बोला, कौन थी वो लड़की जिसकी हंसी मेरे कानों में अभी भी गूंज रही है, और कौन था वो लड़का जो उसके पीछे पीछे भाग रहा था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा उनसे कोई गहरा रिश्ता है, जैसे मैं उन्हें पहले से जानता हूँ। लेकिन इन सब से ऊपर मेरे मन में यही सवाल है कि
बोलते हुए रियांश ने परिधि को देखा और आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोले, परिधि के ब्रेसलेट में ऐसा भी क्या था जो मुझे वो सब दिखाई देने लगा? कुछ तो ऐसा है जो परिधि हम सबसे छुपा रही है। फिर एक डेविल स्माइल करते हुए, बट कोई बात नहीं, उसका भी मैं पता लगा ही लूंगा। रियांश थोड़ी देर और बालकनी में ठंडी हवाओं को महसूस करता है। वो अब तक पूरे तरीके से नॉर्मल हो चुका था। वो वापस कमरे में आया और परिधि के बाजू में आकर लेट गया। उसने फिर से एक नजर परिधि के ब्रेसलेट पर डाली और फिर परिधि को प्यार से देखते हुए उसे आराम से अपनी बाहों में समेट लिया और अपनी आंखें बंद कर सो गया। अगली सुबह डाइनिंग टेबल पर घर के सारे लोग डाइनिंग टेबल बैठे अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। सबके मन में अलग अलग थॉट्स चल रहे थे, सिवाय कृष के जो वहां बैठे सबके विचारों और दुनियादारी से दूर अपने ब्रेकफास्ट को एंजॉय करके खा रहा था। जहां रियांश मैन चेयर पर ब्रेकफास्ट करते हुए चोरी छुपके कभी कभी परिधि के हाथ में पहने ब्रेसलेट को देख रहा था। उसे देखते हुए उसके मन में बस यही बात चल रही थी कि कैसे वो इस ब्रेसलेट का राज पता करे, कैसे वो उन दोनों के बारे में पता लगाए जिन्हें उसने देखा था। वहीं केविन की नजरें ब्रेकफास्ट करते वक्त बार बार रूही पर जा रही थी, जो खुशी खुशी अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हुए खा रही थी। उसे ऐसे देख केविन परेशान होते हुए अपने मन में बोला, ये आफत अभी जितनी शांत लग रही है, आई एम श्योर इसके दिमाग में जरूर कोई ना कोई खिचड़ी पक रही होगी, जिसे थोड़ी ही देर में ये हम सबको परोसने वाली है। उद्धरण चिन्ह। परिधि के मन में ये चल रहा था कि वो कैसे रियांश से परी के प्ले स्कूल में एडमिशन करवाने की बात करे। उद्धरण चिन्ह। तो वहीं रूही ने एक नजर अपने भाई और परिधि पर डाली और फिर केविन और कृष को देखते हुए अपने मन में डेविल स्माइल देते हुए बोली, तुम दोनों से तो कुछ नहीं हो पाया, लेकिन अब जो करूंगी वो मैं करूंगी। फिर से परिधि और रियांश को देखते हुए, अब मैं इन दोनों को मिलवाऊंगी, जिस मेरा साथ और कोई नहीं बल्कि परी ही देगी, लेकिन मेरी स्टाइल में, रूह की स्टाइल में। रूही मन ही मन में ये सब सोच रही थी और उसके चेहरे पर डेविल स्माइल भी नजर आ रही थी, जिसे कोई और ने तो नहीं लेकिन केविन ने जरूर देख लिया था। रूही को ऐसे स्माइल देते हुए देख केविन अपने मन में बोला, पक्का ये आफत की पुड़िया हम सबकी बैंड बजाने वाली है। ओह गॉड प्लीज हेल्प मी। रूही ने खाते हुए रियांश की ओर देखा और बोली, भाई क्यों ना हम सब आज शाम को कपूर विला चले, मेरा मोम डैड और दादू से मिलने का बहुत मन कर रहा है और आप भी तो काम में इतना बिजी होने के कारण उनसे मिल नहीं पाते, तो इस बहाने आप भी उनसे मिल लीजिएगा, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, स्पेशली मोम को। रूही की बात पर रियांश ने उसकी तरफ बिना देखे ही अपना ब्रेकफास्ट करते हुए कहा, ओके हम सब आज शाम को जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। रियांश की मंजूरी मिलते ही रूही खुश हो गई और अपनी जगह से उठकर उसने रियांश को पीछे से उसके गले में अपनी बाहें डालकर बोली, थैंक यू सो मच भाई। रियांश ने भी प्यार से उसके सर पर हाथ रख दिया और बोला, अगर तेरा थैंक यू बोल ना हो गया हो तो पहले अपना नाश्ता फिनिश कर ले, ठंडा हो जाएगा। रूही अपनी जगह पर वापस बैठ गई और उसने केविन की ओर देखा, जो उसे ही अपने कंफ्यूज चेहरे से देख रहा था, जैसे समझने को कोशिश कर रहा हो कि रूही आखिर करने क्या वाली है। उद्धरण चिन्ह। रूही उसे देखते ही समझ गई कि उसके दिमाग में अभी कितनी उथल पुथल चल रही होगी, लेकिन वो अभी उसे कुछ भी बताने के मूड में नहीं थी, इसीलिए उसे और कंफ्यूज या यूं कहें कि उसे चिढ़ाने के लिए रूही ने उसे देखते हुए एक आंख मार दी, जिसे देख केविन उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके हैरानी से देखने लगा। फिर उसने तुरंत अपनी नजरें बज सब पर डाली। जब को शो हो गया कि रूही की इस हरकत को किसी ने भी नहीं देखा, तब जाकर जनाब ने एक राहत की सांस ली। फिर रूही को एक नजर गुस्से से घूरने के बाद अपना नाश्ता करने लगा। वहीं रूही उसके इस रिएक्शन को देख बस मुस्कुरा दी। जहां सब खुश थे कपूर विला जाने के लिए, वहीं परिधि परेशान थी, और होती भी क्यों नहीं, वो पहली बार रियांश की फैमिली से जो मिलने वाली थी, तो उसे बस थोड़ी बहुत घबराहट महसूस हो रही थी। लेकिन वो फिलहाल किसी के सामने कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो नहीं चाहती थी उसकी वजह से रूही का मूड खराब हो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी अपनी फैमिली से मिलने के लिए, इसीलिए वो कुछ ना बोलना ही ठीक समझती है। ब्रेकफास्ट के बाद रियांश, केविन और कृष अपने अपने काम के लिए घर से निकल जाते हैं। परिधि और परी रियांश के साथ ऑफिस इसलिए नहीं जाती क्योंकि उन्हें घर पर रहकर अपनी कुछ जरूरतों की चीजें पैक करनी थी। उन तीनों के जाने के बाद रूही और परिधि अपनी अपनी कुछ जरूरी चीजें बैग में पैक कर लेती है। परिधि परी की भी कुछ जरूरतों की चीजों को उसके छोटे से पिंक सूटकेस, जिस पर एक बहुत ही खूबसूरत डोल बनी हुई थी, उसमें उसका सारा सामान पैक कर देती है। कपूर इंडस्ट्रीज। रियांश ने अपने केबिन में आते ही किसी को कॉल लगाया और उसे परिधि के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने को कहा। उसके जन्म से लेकर उसके अब तक की हर एक डिटेल के बारे में पता लगाने को कहा।
लेकिन उसे क्या पता कि जिसके बारे में पता लगाने के लिए वो अपने लोगों को काम पर लगा रहा है वो तो सीधे आसमान से टपकी है, तो भला उसका इस धरती पर कौन सा खानदान पैदा हो जाएगा। रियांश कॉल कट करने के बाद अपनी चेयर पर आकर बैठे गया और वो बस परिधि के ब्रेसलेट के बारे में ही सोच रहा था और याद करने की कोशिश कर रहा था कि उसने उसे कहाँ देखा है, लेकिन उसे फिर भी कुछ याद नहीं आता। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो अपने आप से ही बड़बड़ाते हुए बोला, क्यों ना मैं फिर से उस ब्रेसलेट पर लगे उन स्टॉर्स को छू कर देखूं। क्या पता उससे ही मुझे कुछ याद आ जाए या फिर कोई हिंट, कोई क्लू मिल जाए, ताकि मैं इस राज तक पहुंच पाऊं और शायद मुझे परिधि के बारे में भी कुछ पता चल जाए। लेकिन मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा कि परिधि या किसी को भी इस बारे में कुछ पता ना चल पाए। जो भी करना होगा किसी की भी नजरों में आए बिना बहुत सोच समझकर करना होगा। उद्धरण चिन्ह। रिया से अपनी चेयर से खड़ा हुआ और ग्लास की वॉल से बाहर का नजारा देखते हुए वो कुछ सोचते हुए थोड़ा निराश होकर बोला, काश कि मैं उस मणि को उठा पाता, बट जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती मैं उसे अपनी जगह से 1 इंच तक नहीं हिला सकता। अगर मैं उस मणि को उसकी जगह से उठाकर खुद उसे धारण कर सकता तो उसकी शक्तियों से मैं आसानी से परिधि के ब्रेसलेट और उन लोगों के बारे में सब कुछ पता लगा सकता था। कौन थे वो लोग, क्या रिश्ता है मेरा उनसे, सब कुछ पता लगा सकता था। बट अफसोस तो इस बात का है कि मैं चाहकर भी उन शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, ना ही उस मणि को धारण कर सकता हूँ। रियांश काफी परेशान था इन सब चीजों के बारे में सोच सोच कर, लेकिन उसने अपनी किसी भी प्रॉब्लम को अपने काम के बीच में कभी नहीं आने दिया था, तो भला वो आज कैसे आने दे सकता था। उसने अपने सारे विचारों को फिलहाल के लिए झटक दिया और अपने ऑफिस के कामों में बिजी हो गया। उसे जल्द से जल्द अपना सारा काम खत्म करना था ताकि वो जल्दी घर जा सके। वहीं कपूर मेंशन में परिधि ने सब कुछ याद से पैक कर लिया था और वो थोड़ी देर आराम करने के लिए सो जाती हैं। लगभग शाम के 4 बजे उसके रूम का डोर नॉक हुआ। परिधि की नींद खुल गई, वैसे भी वो बहुत देर से सो रही थी। उसने उठकर अपनी अलसाए आवाज में अंदर आने को बोला तो रूही परी का हाथ पकड़े हुए डोर खोलकर अंदर आई और परिधि के पास आकर बोली, सॉरी तुम सो रही थी और मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। कोई बात नहीं, तुम सो जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी। इतना कहकर रूही जैसे ही परी को लेकर जाने वाली थी कि परिधि उसे रोकते हुए बोली, अरे नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, वैसे भी मेरी नींद अब पूरी हो चुकी है, बस अभी अभी ही उठी हूँ ना, तो बस इसीलिए तुम वो सब छोड़ो और यहाँ आओ और बैठो, बैठकर बात करते हैं। उद्धरण चिन्ह। अरे नहीं, मुझे बस तुमसे कुछ बात करनी थी एक्चुअली। परिधि, क्या तुम मेरी एक हेल्प कर सकती हो प्लीज, रूही ने पपीसा फेस बनाकर रिक्वेस्ट करते हुए कहा। जिस पर परिधि कंफ्यूज होते हुए सोच में पड़ गई, भला ऐसी कौन सी चीज है जिसमें वो रूही की हेल्प कर सकती थी। उद्धरण चिन्ह। परिधि ने अपने मन में उठ रहे सवाल को झटका और स्माइल कर थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, हाँ बोलो ना, अगर मुझसे हो पाया तो मैं जरूर करूंगी। उद्धरण चिन्ह। रूही परिधि की हाँ सुनकर मन ही मन खुश हो गई। उसे अपना प्लान सक्सेसफुल होते हुए जो नजर आने लगा था। उसने बेचारगी वाला फेस बनाकर कहा, वो ना, मुझे भाई ने उनके कुछ कपड़े और कुछ जरूरी चीजों को पैक करने को कहा है, लेकिन तुम्हें तो अब तक भाई के गुस्से के बारे में पता तो चल ही गया होगा ना, कि वो गुस्से में कितने डेंजरस हो जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। परिधि को रूही की बात सुन वो दिन याद आ गया जिस दिन रियांश ने उसे जबरदस्ती किस किया था और उसे उसकी गलती की पनिशमेंट देने वाला था। वो सब याद आते ही उसे फिर से डर लगने लगा। पर तभी उसे रूही की आवाज अपने कानों में फिर से सुनाई पड़ी और वो अपनी सोच से बाहर निकल आई। मेरे भाई वैसे तो बहुत अच्छे हैं, जिससे भी प्यार करते हैं उसके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, लेकिन क्या है ना कि मुझे हमेशा से उनके गुस्से से बहुत डर लगता है। तो क्या तुम भाई के कमरे में जाकर उनके कुछ कपड़े और जरूरी चीजें पैक कर लोगी? प्लीज 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 मना मत करना, एंड डोंट वरी, भाई अभी तक घर वापस आए नहीं है, उन्हें आने में तो अभी भी 1 घंटा बाकी है, तब तक तो तुम उनकी पैकिंग कर चुकी होगी। प्लीज परिधि, मेरी इतनी सी हेल्प कर दो, वरना अगर मुझसे जाता सी भी गलती हो गई तो भाई मुझे छोड़ेंगे नहीं, बस इसीलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए प्लीज। रूही की इतनी रिक्वेस्ट करने पर परिधि ना चाहते हुए भी मान जाती है और ऊपर से रियांश को आने में अभी भी 1 घंटे का टाइम था, तो वो तब तक पैकिंग करके वापस अपने कमरे में आ जाएगी और रियांश को कुछ पता भी नहीं चलेगा कि उसकी पैकिंग किसने की। ये सब सोचते हुए और अपने आप को समझाते हुए परिधि वॉशरूम में चली गई, तो वहीं रूही और परी ने एक दूसरे को स्माइल करते हुए हाई फाई दिया और वहां से चली गई। परिधि फ्रेश होकर बाहर आई और रेडी होकर रियांश के कमरे में चली गई। उसने सबसे पहले वार्डरोब में जाकर वहां की सारी चीजों को देखने लगी। रियांश के कपड़ों से लेकर उसके शूज, बूट्स और यहाँ तक कि उसकी वॉचेस, पूरा वार्डरोब ब्रांडेड चीजों से भरा पड़ा था।
परिधि उसमें से एक शर्ट निकालती है और उस पर हाथ फेरते हुए उसे देख ही रही थी कि तभी उसे किसी डोर के खुलने की आवाज आई और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो अपने सामने खड़े शख्स को देखकर चौंक जाती हैं। परिधि फ्रेश होकर अपने रूम में वापस आई और रेडी होकर रियांश के कमरे में चली गई। वो सबसे पहले वार्डरोब में जाकर वहां की सारी चीजों को देखने लगी। रियांश के कपड़ों से लेकर उसके शूज, बूट्स और यहाँ तक कि उसकी वॉचेस, वार्डरोब सच में ब्रांडेड चीजों से भरा पड़ा था। परिधि उसमें से एक शर्ट निकालती है और उस पर हाथ फेरते हुए उसे देख ही रही थी कि तभी उसे वॉशरूम के डोर के खुलने की आवाज आए और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो अपने सामने खड़े शख्स को देखकर चौंक जाती हैं। आप यहाँ कैसे? उद्धरण चिन्ह। परिधि का बेवकूफी वाला सवाल सुन रियांश उसे घूरने लगा, जो अभी अभी शावर लेकर बाहर आया था। उसने सिर्फ ब्लैक कलर का लोअर पहना हुआ था। उसके 8 पैक एब्स, उभरे हुए मसल्स, उसके बाल जो बिखरे हुए थे, उस पर से पानी टपक रहा था और उसकी नेकेड मस्कुलर चेस्ट पर वो पानी की बूंदे उसे और ज्यादा हॉट एंड अट्रैक्टिव बना रहा था। उसे इस तरह देखकर तो किसी की भी सांसें थम जाए। तो भला परिधि कौन से खेत की मूली थी? वो भी रियांश को इस कदर देख बस देखती ही रह गई। वो चाहकर भी अपनी नजरें रियांश पर से हटा नहीं पा रही थी। वो लगे इतना हॉट रहा था कि कोई भी उस पर से एक सेकंड के लिए भी नजरें नहीं हटा सकता था। परिधि रियांश को देखते हुए अपने मन में बोली, हाय, ये राक्षसों का सरदार कितना हैंडसम लग रहा है। क्या कोई शैतान इतना हैंडसम दिख सकता है क्या? मैंने तो सुना था कि राक्षस बड़े डरवाने दिखते हैं, बिल्कुल उस काल भैरव की तरह, लेकिन ये तो दिखने में किसी भी एंगल से डरावना तो नहीं दिख रहा। लेकिन हाँ, जब भी इसे गुस्सा आता है तो ऐसा लगता है जैसे साक्षात नर्क का देवता इसके शरीर में घुस गया हो। परिधि के मन में रियांश के लिए अलग अलग थॉट्स चल रहे थे। कभी उसे वो हैंडसम नजर आ रहा था तो कभी राक्षस, शैतान, न जाने क्या क्या। परिधि अपने ही विचारों में उलझी हुई थी, जिस वजह से उसे पता ही नहीं चला कि कब रियांश उसके पास आ गया और उसके सामने खड़ा हो गया। रियांश ने परिधि को उसकी सपनों की दुनिया से बाहर लाने के इरादे से कहा, ओ मोहतरमा, अपने ख्याली दुनिया से बाहर निकलकर असल जिंदगी में वापस आइए और मुझे ये बताइए कि आप यहाँ मेरे कमरे में कर क्या रही है। उद्धरण चिन्ह। रियांश की आवाज से परिधि अपने सेंस में वापस आई, लेकिन जब उसने रियांश को अपने इतने करीब पाया जहां उनके बीच सिर्फ 2 कदम का फासला था, तो परिधि ये देख डर गई और थोड़ा पीछे हो गई और जाकर कबर्ड से टकरा गई और डर के मारे उसके हाथ में पकड़ी रियांश की वाइट शर्ट नीचे गिर गई। अपनी शर्ट को फर्श पर पड़े देख रियांश की आंखें छोटी हो गई। परिधि ने ये देखते ही डर के मारे हड़बड़ाते हुए उसने वो शर्ट फर्श पर से उठाए और रियांश की तरफ डरते हुए देखकर बोली, सॉरी, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, ये गलती से हो गया। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसे अच्छे से धोकर आपको वापस कर दूंगी। पक्का? लेकिन प्लीज मुझे कोई पनिशमेंट मत दीजिएगा। परिधि छोटे से बच्चे की तरह मासूमियत से रियांश से माफी मांग रही थी, जिस पर रियांश को परिधि के लिए बहुत बुरा लगा है तो वहीं खुद पर उसे गुस्सा आने लगा था। उसी ने तो पनिशमेंट के तौर पर उसे जबरदस्ती किस किया था और उसके साथ उसने अपनी लिमिट लगभग क्रॉस कर ही दी थी। और यही वजह थी कि परिधि उससे अब डरने लगी थी। उसे यही डर लगा रहता था कि कहीं रियांश उसे फिर से कोई पनिशमेंट ना दे दे, और ये बात रियांश को अच्छे से पता थी। परिधि को इस कदर बार बार सॉरी बोलते देख रियांश को और गिल्टी महसूस हो रहा था, तो वहीं परिधि बस बार बार बिना किसी गलती के रियांश से माफी मांग रही थी, जिसे रियांश और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो परिधि को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन परिधि अपने डर की वजह से कुछ सोचने समझने की स्थिति में ही नहीं थी। रियांश को जब उसे शांत कराने के लिए कुछ नहीं सूझा तो उसने परिधि का हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब खींचकर उसे अपने सीने से लगा लिया। परिधि ये देख शॉक्ड ही रह गई और इस तरह अचानक रियांश के दिए हुए शौक से उसकी बक भी बंद हो गई। परिधि रियांश की बाहों से छूटने की कोशिश करती है तो ये फिल होते ही रियांश उसे और टाइटली होल्ड कर लेता है, जैसे कि अगर उसने परिधि को छोड़ दिया तो वो कहीं भाग जाएगी, उससे दूर, बहुत दूर चली जाएगी। रियांश के ऐसा करते ही परिधि उसकी चेस्ट से और ज्यादा चिपक जाती है। वो उसके दिल की धड़कने साफ साफ सुन सकती थी, जो इतनी जोरों से धड़क रहा था मानो कोई बुलेट ट्रेन हो। रियांश के दिल की धड़कने सुनते हुए परिधि भी अब धीरे धीरे शांत हो जाती है। उसके हाथ अपने आप ही रियांश की कमर पर चारों ओर लिपट जाते हैं। वो भी अपनी आंखें बंद किए रियांश को अनजाने में हग कर लेती है। उद्धरण चिन्ह। रियांश को जब परिधि के हाथ अपनी कमर पर महसूस होते हैं तो उसके चेहरे पर अपने आप ही एक छोटी सी ही सही लेकिन प्यारी सी स्माइल आ जाती है।
और वो परिधि के बालों को प्यार से सहलाने लगता है। थोड़ी देर ऐसे ही खड़े रहने के बाद रियांश अपना कंट्रोल खोने लगता है और वो अपना चेहरा धीरे धीरे परिधि की गर्दन में छिपा लेता है और उसके बालों की खुशबू को जैसे अपने अंदर समाने लगता है। उसके दोनों हाथों परिधि की कमर को टाइटली पकड़े हुए थे। रियांश परिधि के बालों की खुशबू को स्मेल करते हुए उसकी गर्दन को सॉफ्टली चूमने लगता है। जब परिधि को अपनी गर्दन पर किसी के होठों का स्पर्श महसूस होता है तो वो जैसे अपने सपनों से बाहर आ जाती है और एक झटके से रियांश से दूर हो जाती है। परिधि के इस कदर उससे दूर जाने से रियांश को अपने अंदर कुछ खालीपन सा महसूस होता है, लेकिन वो जल्द ही अपने आप को संभाल लेता है और परिधि की तरफ देखता है, जिसका पूरा चेहरा लाल हो रखा था। लेकिन रियांश को समझ नहीं आ रहा था कि परिधि का चेहरा इतना लाल गुस्से की वजह से था या शर्म की वजह से। वो इस चीज को लेकर कंफ्यूज था। वहीं परिधि को बहुत शर्म आ रही थी। वो रियांश की आंखों में देखने की हिम्मत तक नहीं कर पा रही थी। उसे बस यहाँ से कैसे भी करके निकलना था, इसीलिए वो बहाने सोचने लगी कि यहाँ से कैसे क्या कहकर निकला जाए। परिधि ने रियांश की तरफ देखा और फीकी सी स्माइल करके थोड़ा हकलाते हुए बोली, वो मुझे लगता है कि शायद मैं गलत कमरे में आ गई हूँ, तो मुझे सब चलना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। रियांश ने परिधि की ये बात सुन उसे अपनी आंखें छोटी करके घूरते हुए देखने लगा। उसे परिधि की बातों पर भरोसा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि परिधि पहले भी उसके कमरे में आ चुकी है, तो भला भी गलत कमरे में कैसे जा सकती थी। उद्धरण चिन्ह। रियांश उसे अपनी आंखें छोटी करके घूरते हुए शक भरी निगाहों से उसे देखते हुए बोला, ओ रियली, मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हें अभी तक पता ही नहीं था कि ये कमरा मेरा है। उद्धरण चिन्ह। परिधि को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या बोले, इसीलिए वो अब इस शैतान से बचने के लिए यहाँ से भाग ही सकती थी। तो वो ऐसे कुछ सेकंड तक रियांश को अपनी बातों में उलझा देती है और मौका देखते ही वहाँ से भागने वाली थी कि तभी रियांश उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और सीधे वॉल से सटा देता है। मुझसे बचकर भागना इतना आसान नहीं है स्वीट हार्ट। रियांश अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरते हुए अपनी एक आईब्रो उठाते हुए बोला, ओ रियली, मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हें अभी तक पता ही नहीं था कि ये कमरा मेरा है। उद्धरण चिन्ह। परिधि को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या बोले, इसीलिए वो अब इस शैतान से बचने के लिए यहाँ से भाग ही सकती थी। तो वो ऐसे कुछ सेकंड तक रियांश को अपनी बातों में उलझा देती है और मौका देखते ही वहाँ से भागने वाली थी कि तभी रियांश उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और सीधे वॉल से सटा देता है। मुझसे बचकर भागना इतना आसान नहीं है स्वीट हार्ट। रियांश ने परिधि के चेहरे के पास जाकर एक डेविल स्माइल देते हुए कहा, जिस पर परिधि डरते डरते हुए बोली, ना ना, नहीं तो माँ, मैं तो मैं वो तो क्या। हाँ, अब झूठ बोलना बंद करो और मुझे सच सच बताओ कि तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो, वरना। बोलते हुए रियांश अचानक रुक गया और परिधि के होंठों को देखते हुए अपने हाथ के अंगूठे से उसे रब करने लगा। वो आगे बोला, वरना मुझे और भी तरीके आते किसी के मुंह से सच उगलवाने के। रियांश की आंखों में शरारत साफ नजर आ रही थी। परिधि उसके इस तरह अपने होंठों को छूता देख फिर से डर गई। उसे फिर से लगने लगा कि कहीं रियांश फिर से उसके साथ कोई जबरदस्ती ना करे, इसीलिए उसने डर के मारे एक ही सांस में बोलना शुरू कर दिया, मुझे रूही ने कहा था कि आपने उसे अपने कुछ कपड़े और सामान पैक करने को कहा है, लेकिन उसे डर था कि अगर उससे कोई गलती हो गई तो आप उसे बहुत डांटोगे, इसीलिए उसने मेरी हेल्प मांगी और मैं यहाँ आपकी पैकिंग करने आ गई। उद्धरण चिन्ह। परिधि की सारी बातें सुनने के बाद रियांश उसे हैरानी और कंफ्यूजन के मिले जुले एक्सप्रेशन से देख रहा था। भला उसने कब रूही को अपनी पैकिंग करने को बोला। इनफैक्ट सुबह में उन दोनों ने सिर्फ डाइनिंग टेबल पर ही बात की थी, वो भी सबके सामने। उसके बाद तो उनके बीच कोई बात हुई ही नहीं। तो रूही ने परिधि से ऐसा क्यों कहा। उद्धरण चिन्ह। रियांश के मन में यही सब चल रहा था, तो वहीं परिधि को समझ नहीं आ रहा था कि रियांश उससे गुस्सा है या नहीं। उसने हिम्मत करके रियांश के सामने सब कुछ उगल तो दिया था, लेकिन उसे उससे अब डर भी बहुत लग रहा था। वहां पर पूरे तरीके से शांति पसरी हुई थी। रियांश को कुछ ना बोलते हुए देख परिधि को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तो पहले से डरी हुई थी, ऊपर से रियांश की चुप्पी उसे और डराने के लिए काफी थी। उसे अपने मन में यही डर सता रहा था कि कहीं ये राक्षस उसकी बातें सुनकर उस पर फिर से गुस्सा ना हो जाए। तो क्या अब मैं जा सकती हूँ? परिधि ने बड़ी हिम्मत करके रियांश से पूछा, जो अपनी ही सोच में कहीं गुम था। परिधि की आवाज से रियांश अपने सेंस में वापस आया और उसे देखने लगा, जो उसे ही अपनी डरी सहमी निगाहों से देखे जा रही थी और उसकी पकड़ से छूटने की नाकाम कोशिश कर रही थी, क्योंकि रियांश ने उसे उसकी बाजुओं से पकड़कर जो रहा था
रियांश उसका थोड़ा बहुत कांपना, उसके चेहरे पर हल्के हल्के पसीने की बूंदें और उसकी डरी सहमी सी हुई आंखें देख सकता था। और वो कोई बेवकूफ तो था नहीं जो उसे इतनी सी बात समझ ना आए कि परिधि उससे डर रही थी। रियांश ने परिधि के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए उससे बहुत प्यार से बोला, तुम मुझसे इतना क्यों डरती हो? मैं क्या तुम्हें कोई टाइगर वाइगर या शेर नजर आता हूँ जो तुम्हें देखते ही खा जाएगा? उद्धरण चिन्ह। परिधि मुंह बनाते हुए अपने मन में बोली, हुहन, आप शेर नहीं, आप तो बब्बर शेर हो, जो हमेशा दहाड़ता रहता है और मुझे डराता रहता है। उद्धरण चिन्ह। रियांश परिधि की तरफ घूरकर देखता है जैसे उसे परिधि के मन की बात अच्छे से समझ में आ गई हो। परिधि ये देख और डर जाती है और अपने आप को ही मन कोसने लगती है। परिधि हिम्मत करके कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी रियांश उसके चेहरे को अपने और करीब लाते हुए प्यार से बोला, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे इतना क्यों डरती हो। उस दिन जो मैं तुम्हारे साथ किया वो किसी भी तरीके से सही नहीं था और मुझे अपनी उस गलती का एहसास है, लेकिन मुझे ये माफी वाफे मांगना नहीं आता। मैंने आज तक कभी किसी से भी माफी नहीं मांगी। मैंने आज तक जो कुछ भी किया अपने दिमाग से किया, क्योंकि मैं अपने दिल से नहीं बल्कि दिमाग से काम लेता हूँ, इसीलिए कभी किसी से भी माफी मांगने की नौबत आई ही नहीं। परिधि रियांश की आंखों में एक टक देखते हुए उसी सारी बातें ध्यान से सुन रही थी। उसे उसकी आंखों में सच्चाई नजर आ रही थी। वो जो कुछ भी कह रहा था वो दिल से कह रहा था, ना कि सिर्फ अपनी गलती को छुपाने के लिए। रियांश परिधि से थोड़ा दूर होकर अपनी बात कंटिन्यू करते हुए आगे बोला, लेकिन आज लाइफ में पहली बार मैंने कोई ऐसा काम किया है जिसके बाद से मैं अपने आप से भी नजरें नहीं मिला पा रहा हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी आज तक किसी लड़की को आंख उठाकर ठीक से देखा तक नहीं है, तो किसी के साथ बदतमीजी करना तो मैं अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोच सकता। लेकिन पता नहीं उस दिन मुझ पर कौन सा भूत सवार हो गया था जो मैं गुस्से में आकर तुम्हारे साथ। रियांश बोलते बोलते अचानक रुक गया। वो परिधि से अपनी नजरें चुराने लगा। उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो परिधि से नजरें मिलाए। वो आगे बोला, मुझे नहीं पता कि माफी कैसे मांगी जाती है, लेकिन मैंने गलती की है तो तुम मुझे जो चाहो वो सजा दे सकती हो। तुम चाहो तो मुझे थप्पड़ भी मार सकती हो, एक क्या चाहो तो 10 थप्पड़ भी मार सकती हो। आई वॉन्ट यू टू पनिश मी योरसेल्फ, ताकि मैं कम से कम अपने आप से तो नजरें मिला पाऊं। कहते हुए रियांश अपने एक घुटने के बल बैठ गया और परिधि के सामने अपना सिर झुका दिया। रियांश को अपने सामने झुकता देख परिधि तो बस उसे आंखें फाड़े देखती ही रह गई। मुझे नहीं पता कि माफी कैसे मांगी जाती है, लेकिन मैंने गलती की है तो तुम मुझे जो चाहो वो सजा दे सकती हो। तुम चाहो तो मुझे थप्पड़ भी मार सकती हो, एक क्या चाहो तो 10 थप्पड़ भी मार सकती हो। आई वॉन्ट यू टू पनिश मी योरसेल्फ, ताकि मैं कम से कम अपने आप से तो नजरें मिला पाऊं। कहते हुए रियांश अपने एक घुटने के बल बैठ गया और परिधि के सामने अपना सिर झुका दिया। रियांश को अपने सामने झुकता देख परिधि तो बस उसे आंखें फाड़े देखती ही रह गई। वो जब से इस घर में आई थी उसने तब से लेकर आज तक रियांश को इस तरह नहीं देखा था। जहां तक उसने सुना था, रियांश ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी के सामने माफी नहीं मांगी थी। झुकान तो बहुत दूर की बात थी, लेकिन आज ये इंसान जो हमेशा अपने गुस्से और अकड़ में रहता है, जो किसी की भी नहीं सुनता, जो सिर्फ अपनी मनमानी करता है, वो आज उसके सामने इस तरह अपना सर झुकाए हुए हैं। उसे इस चीज पर बिलीव नहीं ही पा रहा था, लेकिन कहीं कहीं उसके दिल में खुशी महसूस हो रही थी, लेकिन साथ ही साथ उसे रियांश के लिए बुरा भी लग रहा था। वो चाहे उस पर कितना भी गुस्सा करता, उसे डांट फटकार लगाता, लेकिन वो उसकी केयर भी उतनी ही करता था। उसे वो सब याद आ रहा था जब वो घर छोड़कर चली गई थी और जब रियांश उसे ढूंढकर घर वापस लाया, उसके बाद उसने उसका कितना ख्याल रखा था और उसकी आंखों में उसे कहीं ना कहीं एक डर भी महसूस किया था। वो सब याद आते ही परिधि ने एक नजर रियांश पर डाली, जो अभी भी अपना सर झुकाए हुए अपने एक घुटने के बल बैठा था। परिधि ने अपने दोनों हाथों से रियांश की बाजुओं को पकड़ा और उसे अपनी जगह से खड़ा करने लगी। रियांश ऐसे ही खड़ा हो गया, वो अभी भी अपना सिर झुकाए हुए ही था। परिधि को ये देख खुश होना चाहिए था, लेकिन उल्टा उसे तो रियांश का इस तरह चुप रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे वो रियांश पसंद था जो उससे लड़ता था, उस पर गुस्सा करता था, उसे डांट फटकार लगाता था। परिधि को खुद नहीं समझ आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो क्यों रियांश को इस तरह गिल्ट में नहीं देख पा रही थी। परिधि कुछ कहती उससे पहले ही रियांश बिना उसकी तरफ देखे बोला, तुम मुझे मेरी की हुई हरकत के लिए थप्पड़ मार सकती हो और अगर तुम मेरे साथ कुछ और करना चाहो तो तुम वो भी कर सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा।
परिधि ने रियांश की बातें सुनी और कुछ सोचते हुए उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई और वो रियांश से किसी छोटे बच्चे की तरह खुश होते हुए पूछ बैठी, मतलब मैं आपके साथ जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह। रियांश से ही अपना सर झुकाए परिधि को जवाब देते हुए बोला, हाँ तुम जो चाहो वो कर सकती हो। पक्का ना? फिर आप मुझे डांटोगे तो नहीं ना, और ना ही मुझ पर गुस्सा करोगे? परिधि को फिर भी डर लग रहा था, इसीलिए वो फिर से रियांश से कंफर्म करने के लिए उससे पूछती है, जिस पर रियांश को समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की आखिर करना क्या कहती है जो बार बार उससे एक ही सवाल पूछ रही है। उसने अपने मन में आ रहे सारे थॉट्स को झटक दिया और बस में जवाब दे दिया। परिधि ने फाइनली रियांश पर भरोसा किया और धीरे धीरे उसके पास आई और धीरे से अपने दोनों हाथों से उसने रियांश के चेहरे को ऊपर उठाया, जिससे उन दोनों की ही नजरें एक दूसरे से टकराई। दोनों एक दूसरे को बिना पलके झपकाए बस एकटक देखे जा रहे थे। वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि उन्हें एक दूसरे के तेज धड़कते हुए दिल की धड़कने तक सुनाई दे रही थी। रियांश पूरे तरीके से परिधि की उन काली गहरी आंखों में जैसे खोसा गया था, उसे जैसे किसी चीज का कोई होश ही नहीं था। वो मदहोशी से उसे देखे आ रहा था और ऐसा ही कुछ हाल परिधि का भी था। वो भी रियांश हल्की नीली आंखों में खोई हुई थी। उसे भी आज किसी चीज का कोई होश नहीं था। आज इतने दिनों में पहली बार वो रियांश के चेहरे को इतने करीब से देख रही थी। वो उसे आज कुछ ज्यादा ही हैंडसम और हॉट नजर आ रहा था। कुछ देर ऐसे ही रियांश की आंखों में देखने के बाद परिधि धीरे से अपने पंजों पर थोड़ा ऊपर की और उठते हुए रियांश के फोरहेड पर प्यार से किस करती हैं, जिसके सिर्फ एहसास से ही दोनों की आंखें अपने आप बंद हो जाती है। परिधि वापस अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है और रियांश भी अपनी आंखें खोल देता है, लेकिन वो अब परिधि को हैरानी और कंफ्यूजन के मिले जुले भाव से देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि परिधि कर क्या रही है। परिधि की इस हरकत से उसका दिल कितनी जोरों से धड़क रहा था, वो सिर्फ वो ही समझ सकता था। रियांश कुछ बोलने के लायक अपना मुंह खोलने ही वाला था कि परिधि फिर से अपने पंजों पर खड़ी हुई और धीरे से रियांश के होंठों की तरफ बढ़ी और अपने नर्म मुलायम होंठों को उसके ठंडे लेकिन सख्त होठों पर रखकर उन्हें धीरे धीरे किस कर रही थी। रियांश की आंखें फैल गई। वो परिधि को शॉक्ड होकर देखे जा रहा था, जो अपनी आंखें बंद करके उसे किस करने की कोशिश कर रही थी। रियांश को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो पा रहा था कि ये वही परिधि है जो खुद उससे दूर भागती थी। वो आज खुद आगे बढ़कर उसे किस कर रही थी। रियांश को तो जैसे ये सब बस उसका कोई सपना लग रहा था, लेकिन तभी परिधि ने उसके होंठों को किस करते हुए उस होंठों को काट लिया, जिससे रियांश को समझ आया कि ये सब सच है। वो कोई सपना नहीं देख रहा, बल्कि परिधि सच में उसे किस कर रही है, जो कि उससे ही नहीं पा रहा है, जिसके चलते उसने उसके होंठों को काट लिया। रियांश अब अपना कंट्रोल खो रहा था, तो वहीं परिधि अब इरिटेट हो रही थी। वो ढंग से रियांश को किस जो नहीं कर पा रही थी। दरअसल परिधि ने रियांश को किस के जरिए उसे पनिशमेंट देने की सोची, क्योंकि जब भी रियांश ने परिधि को किस किया तब उसे हमेशा सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाया करती थी। और हमारी परिधि रही एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट, उसने सोचा कि क्यों ना वो भी रियांश को उसी तरह किस करके उससे उसी तरह बदला ले, ताकि रियांश को भी वही तकलीफ हो जो उसे होती थी। लेकिन परिधि को तो किस करना आता ही नहीं था, इसीलिए अब वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो रही थी और वो अब पीछे हटने का सोच लेती है। लेकिन भला अब उसको क्या पता कि उसका खेला हुआ दाव अब उस पर ही भारी पड़ने वाला था। कोष्टक। रियांश की बॉडी में जैसे अब आग सी लग रही थी। परिधि जैसे ही अपने होंठों को रियांश के होंठों से दूर करने वाली थी कि तभी रियांश ने अपने एक हाथ से परिधि की कमर कसकर पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया और अपने दूसरे हाथ से उसके बालों के पीछे से उसकी गर्दन को पकड़कर उसे और अपने करीब करते हुए वो उसके होंठों को बेतहाशा चूमने लगा। वो ऐसे ही उसके होठों को चूमते हुए उसे दीवार से सटा देता है। परिधि तो सीधे शोक में ही चली गई। कहाँ वो रियांश को पनिशमेंट देने के बारे में सोच रही थी और अब कहाँ उसे ही जैसे पनिशमेंट मिल रही हो, उसे ऐसा फील हो रहा था। कुछ देर ऐसे ही शॉक्ड रहने के बाद परिधि जब होश में आई तो वो रियांश को पीछे की ओर धकेलने लगी। लेकिन भला अब रियांश पीछे कहाँ हटने वाला था। उसे तो जैसे बस परिधि के रसीले होंठ ही नजर आ रहे थे, जिसे वो किसी लॉलीपॉप की तरह चूसे जा रहा था। रियांश उसे डीपली किस किए जा रहा था और अपने दूसरे हाथ से परिधि की पीठ को सहला रहा था। अब परिधि भी थक हार कर उसे अपने से दूर करने की कोशिशें बंद कर देती है और जो वो कर रहा था उसे वो करने देती है। तभी रियांश के रूम का डोर खुला और कोई अंदर आया। जब उसे कमरे कोई नजर नहीं आया तो वो बाहर जाने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी उसकी नजर वार्डरोब पर पड़ी, जिसका दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। तो वो सक्सेस और बढ़ गया।
जब रियांश को किसी के कदमों की आहट सुनाई दी तो उसने तुरंत परिधि को छोड़ दिया और जल्दी से उसके बाल और कपड़ों को सही किया। फिर अपने आप को परिधि तो अभी भी किसी स्टैच्यू की तरह अपनी जगह पर खड़ी थी। रियांश ने एक नजर परिधि पर डाली और प्यार से उसके फहेड पर किस किया। तब जाकर परिधि अपने सेंस में वापस आई, लेकिन वो उससे कुछ बोलती उससे पहले ही दरवाजा खुलने की आवाज आई और उन दोनों ने उस और देखा और दोनों ही हड़बड़ा गए।